वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। किसी समय चौपट नगरी में मूर्खानंद नाम का एक राजा राज्य किया करता था। शक्ल सूरत से तो राजा मूर्खानंद वास्तव में ही कोई मूर्ख लगता था, लेकिन था बहुत होशियार। अपना राजपाट वे बड़ी कुशलता पूर्वक सुचारू रूप से चला रहा था। प्रजा भी उसके राज्य में सुखी थी। लेकिन एक बार 4 चोरों ने उसकी नगरी में अपने कारनामों से उद्यम मचा दिया और प्रजा परेशान हो उठी। राज्य के कुछ लोग महाराज के पास आकर कहते हैं, दुहाई है महाराज, हमें उन 4 चोरों से मुक्ति दिलाइए। उन्होंने सारी प्रजा की नाक में दम कर रखा है। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, उन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। ये सुनकर महाराज कहने लगे, हमारे होते हुए उन चोरों की यह हिम्मत कि आप लोगों का जीना हराम करें। आप लोग जाकर अपना अपना काम कीजिए और उन्हें पकड़ने का जिम्मा हम पर छोड़ दीजिए। अब वे चोर और ज्यादा दिन तक आपकी नाक में दम नहीं कर पाएंगे। महाराज मूर्खानंद की जय हो। और वे सभी व्यक्ति दरबार से चले गए। लोगों के जाने के बाद महाराज मूर्खानंद ने अपने महामंत्री भिंडी सिंह से कहा, महामंत्री जी, हम चाहते हैं कि आप शीघ्र से शीघ्र उन चोरों की खटिया खड़ी करें जिन्होंने प्रजा की नाक में दम कर रखा है। महाराज, मैं अपनी ओर से उनकी नाक में रस्सी डालने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, कमबख्त चोर इतने चालाक और चतुर हैं कि हर बार उनकी धूम मेरे हाथों में आते आते रह जाती है। बस एक बार उनकी धूम मेरे हाथों में आ जाए, फिर फांसी का रस्सा उनकी गर्दन में डाल दे, मुझे देर नहीं लगेगी। बस महामंत्री जी, हम आपका गंधर्व आलाप बहुत बार सुन चुके हैं। जो व्यक्ति अभी तक उन चूहों की धूम भी नहीं पकड़ पाया, वे भला उनकी गर्दन कहाँ से पकड़ पाएगा। लगता है अब हमें स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ना कहिए महाराज, बस एक मौका और दीजिए। नहीं, तुम्हें और समय देकर हम प्रजा को और परेशान नहीं देख सकते। जाइए, अपनी भिंडी जैसी सूरत को हमारे सामने से दूर ले जाइए। अब हम खुद ही उनसे निपटेंगे। और उसी रात राजा मूर्खानंद वेश बदलकर चोरों की तलाश में निकल पड़ा और सोचने लगा, यदि वे चोर मुझे मिल गए तो उनकी खाल में भूसा भरवा कर खेतों में खड़ा करवा दूंगा, ताकि लोगों की बजाय पक्षी उनसे डरें और खेतों को नुकसान ना पहुंच पाए। जब राजा नगर की परिक्रमा लगाता हुआ एक वीराने स्थान पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां पर 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अरे, वे लोग कौन हैं और इतनी रात गए वहां क्या कर रहे हैं? कहीं वे वही 4 चोर तो नहीं? काश वही हो। राजा मूर्खानंद उनकी तरफ चल पड़ा। जब उन 4 व्यक्तियों ने उसे अपनी ओर आते हुए देखा, तो वे कहने लगे, अरे भाइयों, वे देखो कौन आ रहा है। शक्ल सूरत से तो कोई लंगूर मालूम पड़ता है। आने दो, उससे पूछते हैं। जब राजा मूर्खानंद उनके निकट से होकर आगे बढ़ा, तो उनमें से एक कहने लगा, ए भाई, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? क्यों बताऊं कि मेरा नाम लालचंद है और मैं एक चोर हूँ। इस समय कहीं चोरी करने जा रहा हूँ। क्या तुम चोर हो? अगले ही पल उन चोरों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। अरे भाई, तुम चोर हो तो खड़े क्यों हो? आओ, हमारे पास बैठ जाओ। हम चारों भी चोर हैं और तुम ये अच्छी तरह जानते होंगे कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं।
तुम चाहो तो हमारे दल में शामिल हो सकते हो। राजा मूर्खानंद सोचने लगा, अच्छा तो मेरा संदेह ठीक निकला, ये वही चोर हैं। चाहूँ तो इसी समय पकड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, इन्हें मैं अब इनकी चालाकी से ही मारूंगा। वे कहने लगा, मैं घटिया चोरों के साथ काम नहीं करता, इसलिए तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। अच्छा राम राम जी, तुमने क्या कहा? घटिया चोर? अबे जरा मुंह संभाल कर बात कर। हम चोरों का इस नगर में क्या चारों दिशाओं में कोई सानी नहीं है। हम सभी में कोई न कोई विशेष गुण है और हम सब अपने अपने काम में माहिर है। भला वह गुण तुम में क्या होंगे? मूर्खानंद कहता है, अबे तू अपनी जुबान को लगाम देकर बात कर। जो गुण मुझ में है वे तुम में से किसी में नहीं होगा। यदि तुम मेरी विशेषता जानोगे तो तुरंत मेरे पैर पकड़कर मुझे अपना राजा मान लोगे। एक बार उन चारों चोरों ने आपस में एक दूसरे की ओर देखा और फिर कहने लगे, अरे तो भाई खड़े क्यों हो? बैठो बैठो और जल्दी से हमें अपनी विशेषता बताओ। यदि तुम्हारी विशेषता वास्तव में हमसे ऊंची हुई तो हम तुम्हें अपना राजा भी मान लेंगे। मूर्खानंद बोला, पहले तुम सब अपनी विशेषता बताओ, फिर मैं अपनी विशेषता बताऊंगा। यदि ऐसी बात है तो पहले मेरी विशेषता सुनो। मेरा नाम नक्कू राम है। किसी के घर में धन कहाँ छिपा है तथा खतरा कहाँ है, यह मैं केवल सूंघ कर बता सकता हूँ। इसके बाद दूसरा चोर बोला, मेरा नाम चाबी सिंह है। जिस मजबूत ताले पर मैं केवल हाथ पर फेर देता हूँ वे फटाफट से अपने आप खुल जाता है। इसके बाद तीसरा चोर बोला, मेरा नाम नजर बट्टू है। मैं एक बार जिसकी शक्ल देख लेता हूँ उसे जिंदगी भर नहीं भूलता, चाहे वह वेश बदल कर ही मेरे सामने क्यों न आ जाए। उसके बाद चौथा चोर कहने लगा, मुझे सब चतुर सिंह कहते हैं। चोरी करते समय कोई भी समस्या सामने आए मैं उसे चुटकी बजाते ही हल कर सकता हूँ। चारों चोरों की विशेषता सुनने के बाद मूर्खानंद कहने लगा, अरे गपोड़ियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सब गप ही मार रहे हो। क्या तुम लोग अपने किसी प्रियजन की कसम खाकर ये बात कह सकते हो? हाँ, हम अपनी माँ की कसम खाकर कहते हैं कि हमने जो कुछ कहा वे बिल्कुल सच है। उनको कसम खाते देख राजा मूर्खानंद सोचने पर विवश हो गया, क्यों ना इनको पकड़ने से पहले एक बार इनकी चतुराई की परीक्षा ही ले लूं। पकड़ा तो इन्हें कभी भी जा सकता है। राजा मूर्खानंद उनसे कहने लगा, सुनो दोस्तों, ये ठीक है कि तुम सब अपने अपने काम में माहिर हो, लेकिन जो विशेषता और गुण मुझ में है वे ना तो तुम में है और ना ही दुनिया के किसी इंसान में होंगे। मेरी विशेषता का पता तुम लोगों को उस समय चलेगा जब कभी तुम लोग चोरी करते हुए पकड़े जाएं और तुम्हें फांसी लगने वाली हो। क्या कहा? चोरी करते हुए हम पकड़े जाएं और फांसी? अगले ही पल चारों चोर क्रोधित होकर राजा पर टूट पड़े। मारो इस मनहूस को, अभी से ही हमारे पकड़े जाने और फांसी लगने की कामना कर रहा है। अरे अरे रुको तो सही, मेरी पूरी बात तो सुन लो। राजा बड़ी मुश्किल से उन चारों को रोक पाने में सफल हुआ और कहने लगा, मैं यह कह रहा था कि यदि कभी तुम्हें फांसी लगने की नौबत आती है तो मेरे केवल मुंडी भर घुमा देने से तुम लोग बच जाओगे और जल्लाद चाहकर भी तुम्हें फांसी नहीं दे सकेगा। क्या सच? बिल्कुल सच भाइयों, मैं भी अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ। यही नहीं, मैं आँख मूंद कर तुम्हें यह भी बता सकता हूँ कि इस राज्य में कौन कौन धनवान है और उन्होंने क्या क्या सुरक्षा प्रबंध कर रखे हैं। वाह, तुम तो वास्तव में बहुत काम के आदमी निकले। हम तुम्हें खुशी से अपना साथी मानते हैं। आज से हम तुम्हें अपना राजा भी मानते हैं। आज से जहाँ तुम कहोगे वहीं हम चोरी करेंगे।
राजा मूर्खानंद कहने लगा, तो ठीक है, अब रात काफी बीत चुकी है, इसलिए आज कहीं चोरी करना ठीक नहीं होगा। कल तुम सब इसी जगह मिलना, फिर कहीं जाकर हाथ साफ करेंगे, हमें मंजूर है। उसके बाद सभी अपनी अपनी राह हो लिए। राजा अपने महल में पहुंचा और सोचने लगा, कमबख्त बहुत चालाक बनते हैं, कल देखूंगा कि वे मेरे बताए ठिकाने पर चोरी कैसे करते हैं। फिर राजा गहरी नींद में सो गया। दूसरी रात जब राजा मूर्खानंद चोरों से मिलने जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी महामंत्री भिंडी सिंह वहां आ पहुंचा और कहने लगा, महाराज आज आप कुछ जल्दी में लगते हैं, क्या कोई खास बात है? तब मूर्खानंद ने महामंत्री को सारी बात बता दी और कहने लगे, आज हम उन्हीं चोरों के साथ मिलकर चोरी करने जा रहे हैं। महाराज भला उन चोरों के साथ मिलकर आपको चोरी करने की क्या जरूरत है? उन्हें तो तुरंत ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए। महामंत्री, दरअसल मैं उन्हें पकड़ने से पहले उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि वास्तव में वे उतने ही चालाक और चतुर है जितना कि आप और वे स्वयं अपने मुंह से कहते हैं। ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझें। कुछ देर बाद राजा मूर्खानंद उस स्थान पर पहुंचा जहां चारों चोर पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मूर्खानंद को देखकर वे कहने लगे, हाँ भाई लालचंद, अब बताओ हमें आज रात किसके घर में हाथ साफ करना है? सेठ दुलती चंद के यहाँ हाथ साफ करने में बहुत फायदा रहेगा। कमबख्त ने बहुत सारा धन अपने यहाँ इकट्ठा कर रखा है, लेकिन एक समस्या है। वह क्या? जिस कमरे में सेठ का धन रखा है उस पर मोटे मोटे ताले पड़े हैं और सेठ ने वे धन किस कमरे में रखा है ये मुझे नहीं मालूम है। अरे यार लालचंद, तुम धन की चिंता छोड़ो और जल्दी से यहाँ से चलो। धन का पता नक्को राम सूंघ कर लगा लेगा, बाकी का काम चाबी सिंह के लिए चुटकियों का है। ठीक है तो फिर चलो। कुछ देर बाद वे सब सेठ दुलती चंद की हवेली के पास पहुंच गए। नक्को राम, सूंघ कर बताओ कि भीतर कोई खतरा तो नहीं है, उसके बाद ही हम दीवार फांद कर भीतर घुसेंगे। नक्कू ने सारस की तरह गर्दन आसमान की ओर उठाई और कुछ सूंघने लगा। कुछ देर गर्दन उठाकर इधर उधर सूंघने के पश्चात वे बोला, यारो फिलहाल कोई खतरा नहीं है, सेठ दुलती चंद सोया हुआ है, तो चलो भीतर घुसते हैं। फिर एक एक करके पांचों दीवार फांदने लगे। भीतर पहुंचने के बाद सभी नक्कू के पीछे चलते हुए कहने लगे, नक्कू समय बर्बाद मत करो और सूंघ कर बताओ कि सेठ का धन कहाँ रखा है। अभी बताता हूँ। नक्कू ने एक बार फिर सिर उठाकर सूंघा और कहने लगा, यहाँ से 4 कमरे छोड़कर दाईं ओर जो कमरा है वहाँ पर सेठ ने अपना सारा धन कई संदूकों में भरकर रखा हुआ है। शिकारी वे सब उस कमरे तक जा पहुँचे। थोड़ी ही देर में चाबी सिंह ने धन वाले कमरे के ताले खोल डाले। फिर भीतर पहुंचकर उसने सभी संदूकों पर लगे तालों को भी चुटकी बजाते खोल डाला। चलो अब जल्दी से सारा धन समेट लो और चलते बनो। सेठ का सारा धन समेटकर पांचों उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर वे सब मिले थे। चारों चोर कहने लगे, चलो भाई, हमने तुम्हें अपना राजा माना है, इसलिए तुम इस धन को सब में बराबर बराबर बांट दो। अब राजा मूर्खानंद ने उस धन को 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अच्छा भाइयों, अब अपने अपने घर का रास्ता लो। कल रात फिर इसी स्थान पर मिलेंगे और कहीं मोटा हाथ मारेंगे। राम राम जी। ठीक है। उसके बाद पांचों अपनी अपनी राह हो लिए। अगले दिन सुबह जब दुलती चंद अपने धन वाले कमरे में पहुंचा तो अपना लुटा हुआ धन देखकर वे रोने लगा। हाय मेरा धन, अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। रोता पीटता वह सीधा
राजा मूर्खानंद के पास पहुंचा और कहने लगा, हुजूर, मेरा न्याय कीजिए। मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। कल रात चोर मेरा सारा धन लूट कर ले गए। मुझे विश्वास है ये काम उन्हीं 4 चोरों का है। राजा मूर्खानंद कहता है, धीरज रखो सेठ दुलती चंद, हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे और तुम्हें तुम्हारा चोरी हुआ धन शीघ्र ही वापस दिलवाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा। जब राजा के संतावना पाकर सेठ दुलती चंद वापस लौट गया तो महामंत्री भिंडी सिंह बोल उठा, महाराज, यदि प्रजा को ये बात मालूम हो गई कि उन चोरों के साथ चोरी में आप भी शामिल थे तो प्रजा भड़क सकती है, आप बदनाम हो सकते हैं। अच्छा यही होगा कि आप उन चारों को गिरफ्तार कराएं। महामंत्री, आप अपनी राय अपने पास ही रखिए और हम जो कुछ भी आपके कान में कहते हैं उसे ध्यान से सुनिए। पहले तो कुछ देर तक मूर्खानंद भिंडी सिंह के कान में कुछ फुसफुसाता रहा। उसके बाद मंत्री से बोला, क्यों मंत्री जी, हमारी बात आपके छोटे से भेजे में आई या नहीं? सब आ गई हुजूर, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आपने कहा है। आज रात हम देखेंगे कि वे चोर कितने चालाक हैं। अब आप जाकर सारा प्रबंध कीजिए, जो आज्ञा अन्नदाता। उसी रात राजा मूर्खानंद और चारों चोर उसी जगह पर मिले जहाँ पर वे मिलते थे। वे चारों कहने लगे, हमारे राजा लालचंद जी, आज के सेठ के घर का दिवाला निकालना है। आज हमारा शिकार कोई सेठ, लाला या जमींदार नहीं होगा। आज हमारा शिकार होगा इसी देश का महामंत्री भिंडी सिंह। क्या लालचंद, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या महामंत्री के यहाँ ले जाकर पिटवाना चाहते हो? जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा यारो, बल्कि हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने पता लगाया है कि नगर के बहुत से सेठों ने चोरी के भय से अपनी अपनी दौलत महामंत्री जी के यहाँ रख छोड़ी है। यदि किसी तरह हम उसे प्राप्त कर लें तो शायद फिर जिंदगी भर हमें कुछ ना करना पड़े। चोर चतुर सिंह कहने लगा, वह सब तो ठीक है, लेकिन उस धन की रक्षा के लिए वहाँ कड़ा पहरा भी तो होगा। उस हालत में हम उस धन को कैसे हासिल कर पाएंगे? लालचंद कहने लगा, हम पांचों अपनी विशेषताओं से हर पहरे को तोड़ सकते हैं। अच्छी तरह से सोच लो साथियों, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। फिर अपने राजा की बात मानना भी तुम्हारा कर्तव्य है। जल्दी ही चारों चोर मूर्खानंद के उकसाने पर लालच में आ गए। ठीक है, हम तैयार हैं, चलो। शाबाश, चलो आज के बाद शायद ही हमें कभी चोरी करने की जरूरत पड़े। सभी मंत्री के निवास स्थान की ओर चल पड़े। राजा मूर्खानंद सोचने लगा, मेरी बातों में खूब फंसे ये मूर्ख, अब देखूंगा कैसे बचते हैं ये। खूब चालाक बनते थे। मंत्री के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ तो काफी कड़ा पहरा है। चतुर सिंह कहता है, प्यारे नक्कू, तुम सूंघ कर बताओ कि मंत्री ने दौलत कहाँ छिपा रखी है और खतरा कहाँ कहाँ है। बाकी मैं निपट लूंगा, अभी देखता हूँ दोस्त। नक्कू ने गर्दन उठाकर हवा में कुछ सूंघा, फिर कहने लगा, खतरा तो चारों ओर फैला हुआ है। महल के भीतर और बाहर पहरा देने वालों की संख्या 50 से भी ऊपर है, परंतु सबसे अधिक खतरा सामने दिखाई देने वाले उस ऊंचे मीनार के नीचे और उसकी पहली मंजिल पर है, जहां मंत्री ने धन रखा हुआ है। उस धन की रक्षा के लिए वहां 5 कुशल सैनिक भी पहरा दे रहे हैं। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए नीचे सीढ़ियां हैं, परंतु द्वार मीनार के भीतर से बंद है और उसे ऊपर वाली मंजिल पर पहरा देते सैनिक ही खोल सकते हैं। यह सुनकर चतुर सिंह कहने लगा, इसका मतलब यह हुआ न केवल सैनिकों को मीनार के पास से हटाना होगा, बल्कि ऊपर वाली मंजिल पर पहरा देते सैनिकों को भी नीचे लाना होगा।
कुछ देर सोचते रहने के पश्चात चतुर सिंह एकाएक प्रसन्नता से उछलता हुआ कहता है, सुनो, चाबी सिंह और नजर बट्टू मेरी योजना अनुसार पहरा दे रहे सैनिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे और उन्हें महल से दूर ले जाएंगे। बाकी हम तीनों मीनार से सैनिकों को निकालकर वहां रखा सारा धन बटोर कर भाग निकलेंगे। फिर चतुर सिंह उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। चतुर सिंह की योजना सुनकर जहां तीनों चोर के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे, वहीं राजा मूर्खानंद उर्फ लालचंद का चेहरा उतर गया और वह सोचने लगा, इस शैतान का दिमाग तो वास्तव में ही कमाल का है। चोर चतुर सिंह कहता है, अब देर ना करो चाबी सिंह और नजर बट्टू, अपने काम में जुट जाओ। ठीक है, हम जाते हैं। महामंत्री भिंडी सिंह अपने महल में आराम से सो रहा था और महल के बाहर पहरेदार सतर्कता से पहरा दे रहे थे कि नजर बट्टू और चाबी सिंह ने महल के सामने आग लगाई और खुद चोर चोर बोलकर भागने लगते हैं। यह देखकर सेनापति कहने लगा, लगता है ये काम उन्हीं चोरों का है। सैनिकों, आओ मेरे साथ, उन्हें देखते हैं। चाबी सिंह और नजर बट्टू की योजना सफल रही और लगभग सभी सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। सेनापति कहने लगा, वे रहे चोर, कमबख्त खुद ही चोर चोर चिल्ला रहे हैं। अब सभी पहरेदार मीनार और महल के निकट से हट गए थे। हाँ, चलो अब हम मीनार के पास चलते हैं। फिर वे तीनों चोर दुबकते हुए मीनार की ओर दौड़ पड़े। मीनार के निकट पहुँचते ही चतुर सिंह, लालचंद और नक्कू राम ने जलते हुए तीर ऊपर वाली मंजिल की तरफ छोड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर ऊपर वाली मंजिल पर खड़े सैनिक सोचने लगे कि कहीं आसमान से आग की बारिश तो नहीं हो रही है। सभी सैनिक भयभीत होकर मीनार के द्वार खोलकर भागने लगे और जब सभी सैनिक उनकी नजरों से ओझल हो गए तो वे तीनों फटाफट सीढ़ियां लांघते हुए ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गए और जल्दी से सारा धन समेटकर अपनी राह हो लिए। बस अब भाग लो, यदि सैनिक लौट आए तो खैर नहीं। सुबह जब महामंत्री की आंख खुली तो एक सैनिक कहता है, हुजूर, वे चारों चोर मीनार के ऊपर वाली मंजिल से सारा धन ले उड़े हैं। फिर जब सैनिक ने सारा किस्सा सुनाया तो भिंडी सिंह ने अपना सिर पीट लिया। हाय, अब महाराज जरूर मुझे बीच चौराहे पर उल्टा टंगवा देंगे। दूसरी क्षण वे फटाफट तैयार हुआ और दरबार में जा पहुंचा। उसे देखते ही राजा मूर्खानंद आग बबूला हो उठा और कहने लगा, क्यों भिंडी सिंह जी, क्या इसीलिए हमने आपको महामंत्री बनाया था कि आप आराम से अपनी भिंडियां बेचकर सोते रहें और वे चोर हमारी नाक के नीचे से हमारा सारा धन ले उड़ें? क्या यही थी आपकी तैयारियां? मैं शर्मिंदा हूँ महाराज, परंतु महाराज, इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे कि वे चारों चोर अत्यंत धूर्त, चतुर और चालाक हैं। उन्हें पकड़ पाना इतना आसान काम नहीं है। बस आप अपनी दुम अपने पास ही रखिए। हम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं। इस बार हमने जो योजना तैयार की है उससे वे कदापि बचकर नहीं निकल पाएंगे। अब आप अपने दोनों कान खोलकर हमारी बात ध्यान से सुने। जी महाराज। महामंत्री के निकट पहुंचने पर राजा मूर्खानंद उसे अपनी नई योजना समझाने लगे। सारी योजना समझने के बाद राजा कहने लगा, सुनिए महामंत्री जी, यदि इस बार आपके प्रबंध में कोई त्रुटि रही तो हम आपको कारागार में बंद करवा देंगे। जी महाराज, समझ गया। आप निश्चिंत रहिए, इस बार मुझसे कोई भूल नहीं होगी। और कुछ देर बाद ही पूरे नगर में राजा मूर्खानंद की ओर से एक मुनादी की जाने लगी। सुनो भाइयों, चोरों के लिए एक सुनहरा अवसर। आज रात करेला बाजार की सड़क पर बिछाई जाने वाली 1000 स्वर्ण मुद्राओं को जो चोर बिना पकड़े चुराने में सफल होगा, उसे महाराज की ओर से 5000 स्वर्ण मुद्राएं
इनाम स्वरूप दी जाएंगी। यह मुनादी सुनकर राज्य के लोग कहते हैं, वाह, लगता है हमारे महाराज ने चोरों को पकड़ने के लिए यह नया तरीका सोचा है। दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ, और मुझे विश्वास है कि इस बार चोर अवश्य पकड़े जाएंगे। सांझ होते ही महामंत्री भिंडी सिंह ने अपनी देखरेख में बाजार की मुख्य सड़क पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं बिछवा दी और चारों तरफ सख्त पहरा लगा दिया। वहाँ से आते जाते लोग कहने लगे, इतने सख्त पहरे में पूरी स्वर्ण मुद्राएं तो क्या, एक भी स्वर्ण मुद्रा चुरा पाना मुश्किल है। हाँ, अब देखना यह है कि वे चारों नामी चोर क्या गुल खिलाते हैं। रात में जब राजा मूर्खानंद उस स्थान पर पहुंचा जहां 4 चोर पहले से मौजूद थे, तो मूर्खानंद को देखकर चतुर सिंह कहने लगा, सुनो भाई लालचंद, आज तुम्हें चोरी के लिए कोई ठिकाना बताने की जरूरत नहीं है। हमने राजा द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार कर लिया है और रात में हम राजा की ओर से करेला बाजार की सड़क पर बिछाई गई उन्हीं मुद्राओं को चुराएंगे। दोस्तों, कहने तो मैं भी तुमसे यही जा रहा था, लेकिन भाइयों, सख्त पहरे के होते हुए उन मुद्राओं को चुराना कोई हंसी मजाक नहीं, पकड़े जाने की 100% संभावना है। अरे यार, तुम अपनी गर्दन की बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने सारी योजना तैयार कर ली है। सुनो, तुम्हें भी बताता हूँ। और जब चतुर सिंह ने अपनी योजना लालचंद यानी राजा मूर्खानंद को सुनाई, तो उसका मुंह आश्चर्य से खुल गया और वे सोचने लगा, उफ, ये चतुर सिंह का बच्चा तो योजना बनाने में वास्तव में शैतान का बाप निकला। भिंडी सिंह के 7 पुश्तों के दिमाग में भी यह बात नहीं आ सकती। फिर पांचों करेला बाजार की उस सड़क पर पहुंच गए जहां सोने की स्वर्ण मुद्राएं बिछी थी। लोग उनके ऊपर से आ जा रहे थे, क्योंकि आसपास सैनिक पहरे पर थे, इसलिए उन स्वर्ण मुद्राओं को कोई भी उठा पाने का साहस नहीं कर पा रहा था। एक सुनसान गली में पहुंचकर चतुर सिंह बोला, लो, इस डिब्बे में तारकोल है, तुम सब अपने अपने जूतों के तलों पर इसे लगा लो और फिर आराम से चहलकदमी करते हुए स्वर्ण मुद्राओं से गुजरो। मेरा विचार है 8-10 चक्रों में ही सारी स्वर्ण मुद्राएं हमारे थैलों में इकट्ठी हो जाएंगी। पांचों अपने अपने जूतों के तलों में तारकोल लगाने के बाद आराम से स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर से होकर गुजरने लगे। जैसे जैसे वे स्वर्ण मुद्राओं से होकर आगे निकलते, स्वर्ण मुद्राएं उनके जूतों में चिपकती जाती। सड़क से कुछ दूर जाने के बाद वे अपने जूतों में चिपकी स्वर्ण मुद्राएं निकालकर थैले में रखते। चोर नक्कूराम बोला, वाह, इस बार मेरे जूते 20 मुद्राएं लेकर आए हैं। चतुर सिंह बोला, भैया, आज मेरे बड़े जूते ने तो कमाल दिखाया है, पूरे 50 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया है। और वे सब पुनः उस सड़क की ओर लौट जाते। ऐसा उन्होंने कई बार किया। और जब सुबह हुई तो महामंत्री भिंडी सिंह देखता है कि सड़क पर एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं पड़ी है, सारी स्वर्ण मुद्राएं गायब थीं। वे सोचने लगा, हाय भिंडी सिंह, अब महाराज तुझे जरूर कारागार में डलवा देंगे। उसके बाद महामंत्री दौड़ा दौड़ा राजा मूर्खानंद के पास पहुंचा और कहने लगा, दया करें महाराज, मुझ पर रहम करें। लाख सतर्कता के बावजूद भी मैं मुद्राओं की रक्षा नहीं कर सका, इसीलिए आज मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूँ। सुनिए महामंत्री जी, आज हमें भी ये मानना पड़ रहा है कि वे चोर वास्तव में साधारण दिमाग के नहीं हैं, इसलिए अब हम चाहते हैं कि उन्हें और ढील ना देकर तुरंत पकड़ लिया जाए। यही तो मैं भी कहना चाहता था महाराज। आज की रात जब वे उस पेड़ के नीचे एकत्रित होंगे तो मैं सैनिकों के साथ उन्हें तुरंत पकड़ लूंगा। ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए। लेकिन महाराज, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आखिर इतनी सारी मुद्राएं उन्होंने
कैसे और कब चुराई। उसके बाद राजा मूर्खानंद ने महामंत्री को सारी बात बता दी। जब रात हुई तो चारों चोर उसी पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए जहाँ वे एक दूसरे से मिलते थे और आपस में बातें करने लगे। पता नहीं अभी तक लालचंद क्यों नहीं आया। अरे भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में ही इतना सारा धन पाकर वे चोरी करना भूल गया है। मेरे विचार से भाइयों, अब उसकी राह देखना बेकार है। चलो आज की रात हम चारों ही लाला सोनीमल के यहाँ पर ढाबा बोलते हैं। वैसे भी लालचंद हमारे काम का नहीं है, बेकार में ही उसे हिस्सा देना पड़ता था। ठीक कहते हो, चलो चलते हैं। परंतु इससे पहले कि वे वहाँ से चलते, उन्हें चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया। फिर महामंत्री ने आकर सैनिकों को आदेश दिया कि इन चारों को कारागार में बंद कर दिया जाए। कल सुबह दरबार में इन्हें महाराज के सामने पेश करना है। अगले दिन सुबह दरबार में महामंत्री राजा से कहता है कि महाराज, चारों शातिर चोर आपके सामने हाजिर हैं। नजर बट्टू ने तुरंत राजा को पहचान लिया कि यह तो हमारा 5वां साथी लालचंद है। वह सोचने लगा, अब समझा, यह सब तो लालचंद के रूप में महाराज का ही किया धरा है। राजा मूर्खानंद कहते हैं, महामंत्री जी, इन्होंने हमारे देश में जो उद्दंडता की है उसके लिए हम इन्हें मौत की सजा सुनाते हैं। ले जाइए इन्हें यहाँ से और कल सुबह फांसी पर चढ़ा दीजिए। कल अपनी प्रजा के साथ हम भी इनकी मौत का नजारा अपनी आंखों से देखेंगे। जो आज्ञा महाराज, मैं जल्लादों से कहकर इनकी फांसी के लिए मजबूत फंदे तैयार करवाता हूँ। सैनिकों ने उन चारों को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। वे चोर आपस में कहने लगे, हाय, अब क्या होगा? चतुरसेन, तुम्हें बचने का कोई उपाय सोचो ना। भाई, चोरी करने के लिए तो मैं उपाय बता सकता हूँ, लेकिन फांसी के फंदे से बचने के लिए मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। काश यदि इसी समय लालचंद हमारे साथ होता तो वह जरूर अपनी मुंडी घुमाकर हमें फांसी के फंदे से बचा लेता। नजर बट्टू कहता है, यारो, तुम सब ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? जब यह सब कुछ करने वाला स्वयं लालचंद है तो वह भला हमें क्यों बचाने लगा? नजर बट्टू की बात सुनकर सभी चौंक उठे। क्या मतलब? मतलब यह कि लालचंद को पहचानने में तुम सबकी नजरें धोखा खा सकती हैं, लेकिन मेरी नहीं। मैंने उसे पहचान लिया है। वास्तव में लालचंद ही महाराज मूर्खानंद है और उन्हीं के इशारे पर हम कैद हुए हैं। अगले ही पल योजना बनाने वाला चतुर सिंह प्रसन्नता से बोल उठा, वारे नजर बट्टू, आज तो तुम्हारी इन कटीली आंखों ने वास्तव में कमाल कर दिया। यदि तुम्हारा कहना सच है तो समझ लो, हम चारों यारों को दुनिया की कोई शक्ति फांसी नहीं लगा पाएगी। आए, वह कैसे? तब चतुर सिंह उन्हें अपनी योजना बताने लगा। दूसरे दिन चारों चोरों को एक लंबे चौड़े मैदान में ले जाया गया, जहां इन्हें फांसी लगाने का प्रबंध किया गया था। उनके पकड़े जाने की खबर पाकर बहुत अधिक संख्या में प्रजा एकत्रित हो चुकी थी, तो राजा मूर्खानंद भी वहां आ पहुंचा। राजा कहने लगा, बोलो शैतानों, मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? हाँ महाराज, हम सबकी केवल एक ही इच्छा है। हम अपने 5वें साथी लालचंद से मिलना चाहते हैं। तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? क्योंकि उसी ने तुम्हें पकड़वाया है, इसलिए हमने उसे माफ कर दिया है। हम सभी जानते हैं महाराज, इसीलिए तो उससे मिलना चाहते हैं। राजा सोच में पड़ गया। ये कमबख्त आखिर लालचंद से क्यों मिलना चाहते हैं? कुछ सोचने के पश्चात राजा मूर्खानंद कहता है, ठीक है, हम उसे अभी भिजवाते हैं।
उसके बाद राजा मूर्खानंद भिंडी सिंह से बोला, सुनिए महामंत्री जी, हम अभी लालचंद को यहाँ भेज रहे हैं। उससे इनकी मुलाकात कराने के बाद इन चारों को फांसी लगवा देना, ये आपकी जिम्मेदारी रही। महाराज आप निश्चिंत रहिए। कुछ देर बाद ही राजा मूर्खानंद लालचंद के वेश में उन चारों चोरों के सामने आ खड़ा हुआ। राम राम साथियों, कहो तुम लोग किस लिए मुझसे मिलना चाहते थे? अपनी बात जरा जल्दी से कहना, क्योंकि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इसी समय गंगा जी नहाने जाना है। अभी लालचंद के बच्चे हमें फांसी पर लटकवा कर खुद गंगा नहाने जा रहा है। क्या अपनी बात भूल गया? आए, कैसी बात? अरे झूठे भुलक्कड़, भूल गया? तूने कहा था कि यदि कभी हम पकड़े गए तो तू हमें अपना तरबूज जैसा सिर घुमाकर छुड़ा सकता है। अब छुड़ा हमें और रख अपनी बात की लाज। क्या बकते हो? भला यह कैसे हो सकता है? महाराज तुम्हें फांसी दे और मैं मुंडी घुमाकर तुम्हें छुड़ा लूं। अबे झूठे, तो कह दे कि तूने अपनी माँ की कसम झूठी खाई थी। हाँ, कह दे कि वास्तव में तू पैदाइशी झूठा है। उनकी बात सुनकर राजा मूर्खानंद सोचने लगा, उफ, इन कमबख्तों ने तो मुझे मेरे ही जाल में फंसा लिया। अब यदि मैं इन्हें नहीं छुड़वाता हूँ तो सबके साथ साथ मंत्री भिंडी सिंह के सामने भी मुझे नीचा दिखना पड़ेगा। फिर कभी कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। फिर माँ की कसम खाई थी, ओ नहीं, मुझे इन्हें छोड़ना ही होगा। और मजबूर होकर राजा मूर्खानंद को अपनी मुंडी घुमानी ही पड़ी। महामंत्री सोचता है कि महाराज सर घुमाकर मुझे इन चारों को छोड़ देने का इशारा कर रहे हैं। मंत्री भिंडी सिंह ने जल्लादों को तुरंत आदेश दिया, छोड़ दो इन चारों को। महामंत्री भिंडी सिंह का आदेश सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ, लेकिन कोई भी उनके आदेश के खिलाफ नहीं बोल पाया। अतः चोरों को तुरंत आजाद कर दिया गया। यह देख चारों चोर भाव विभोर हो उठे और कहने लगे, महाराज, हमने आपको पहचान लिया है। आप महान हैं महाराज। अरे, इन चारों चोरों ने तो मुझे पहचान लिया है। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। कोई कामकाज ना होने के कारण हम चोरी करने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन आज से हम प्रण करते हैं कि जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करेंगे। अच्छा, अब समझा। जरूर नजर बट्टू ने मुझे दरबार में ही पहचान लिया होगा। उसके बाद फांसी से बचने के लिए चतुर सिंह ने यह योजना बनाई होगी। ससुरे वास्तव में एक से बढ़कर एक हैं। क्यों ना मैं इन्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर इनकी बुद्धि का सही उपयोग करूं। सोचने विचारने के बाद राजा मूर्खानंद उनसे कहता है, अरे शैतानों, अब उठोगे भी या मेरे पैरों को तोड़ोगे? आंसू पोंछते हुए चारों चोर उठ खड़े हुए। सुनो, तुम चारों बुद्धिमान, चतुर, साहसी और चोर होते हुए भी ईमानदार हो। मैं तुम्हारे गुणों का उपयोग देश की तरक्की के लिए करना चाहता हूँ। क्या तुम चारों मेरे विशेष सलाहकार बनने के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं महाराज। हम आपको वचन देते हैं कि आज से हम अपने गुणों का प्रयोग केवल देश और प्रजा की भलाई के लिए ही करेंगे। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। मंत्री जी, जाइए, प्रजा में ऐलान करवा दीजिए कि आज से लोगों को अपने घरों में ताले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आज्ञा महाराज। उसके बाद राजा मूर्खानंद के राज्य में कभी कोई चोरी नहीं हुई और राजा मूर्खानंद अपने चारों सलाहकार चाबी सिंह, नक्कू राम, नजर बट्टू और चतुर सिंह की बुद्धि और अन्य गुणों से अपना राजपाट सुचारू रूप से चलाने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
हैं।